हमारे साथ योगेश गुप्ता साहब भी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गुप्ता साहब, यहाँ पर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण जो है कहीं ना कहीं एक संकेत है, एक मैसेज है कि चाहे कोई भी हो, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले जो हैं वो बच नहीं सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते अब काफ़ी मजबूत हुए हैं राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद, उसका भी एक ये परिणाम है। और इसके तहव्वुर राणा के मिलने से जो है, जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट साथी ने कहा, काफ़ी हमें मदद मिलने वाली है। ये पता लगेगा कि किस तरह से ये कॉन्स्पिरेसी जो है पाकिस्तान में रची गई, किस तरह से कौन कौन लोग इस पे इन्वॉल्व थे, क्या मॉडस ऑपरेंडी थी, किस तरह से इन लोगों की प्लानिंग वगैरह हुई, किन किन लोगों ने इनको हेल्प किया। और ये भी एक बहुत सिग्नल क्लियरली जाता है पाकिस्तान वगैरह को और मुल्कों को कि टेररिस्ट का देखिए आखिर में अंत जो है हो ही जाता है अधिकतर केसेस में। और एक टेररिज्म की जो फाइट है उसके खिलाफ जो है एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा जो है वो प्रयास है जो सक्सेसफुल हुआ है। और बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए ये परिणाम बिल्कुल सामने आया है। जी। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ हैं। उमा, यूएनएससी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये माना गया था कि राणा पाकिस्तान में रहते आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और उसे पाकिस्तानी सरकार से समर्थन प्राप्त था। तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारत के लिए भी, आगे आने वाले वक्त के लिए भी, इस केस को बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अब तक पाकिस्तान जो है ये कहकर बचता रहा है कि जो भी लोग शामिल थे वो नॉन स्टेट एक्टर थे। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब 2008 में ये हमला हुआ था, जिसको कि मैंने भी जाके कवर किया था, उसके बाद की जो बात है, कई साथी उस अनुभव को साझा कर रहे हैं, हम उसमें उस पर बाद में आएंगे। लेकिन इस अटैक के बाद जो है पाकिस्तान को कई तरह से सबूत जो है भारत ने देने शुरू किए थे और डॉजियर के तौर पर एक के बाद एक सबूत दिए जाते रहे। लेकिन पाकिस्तान हीला हवाली करता रहा और वो उन सबूतों को सबूत मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पीस ऑफ लिटरेचर तक एक बार कह दिया था जो भारत में उस समय के पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे। तो पाकिस्तान जो हीला हवाली करता रहा। और इस बीच जब 2009 में मार्च का शायद वो महीना था जितना मुझे याद है, रहमान मलिक जो हैं वो पाकिस्तान के गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुंबई हमले की जो पूरी साजिश है वो किस तरीके से पाकिस्तान की ज़मीन पर रची गई और कैसे उसको अंजाम दिया गया। तो ये खुद एक तरह से कबूलनामा था पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद हाफिज सईद जैसा जो सरगना है वो अभी भी एक तरह से खुलेआम ही वहाँ पर घूम रहा है। और पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर जिन आतंकियों को पनाह दी है, उनको पनपने दिया है भारत के खिलाफ आतंकवाद करने के लिए, किसी को उसने अभी तक कोई कठोर सज़ा नहीं दी है। हेडली जो है वो पाकिस्तानी और अमेरिकी मूल का नागरिक है। तो अमेरिका जो है वो अपने मूल के अपने नागरिक को जो उसका पासपोर्ट हासिल कर ले उसको नहीं सौंपता किसी देश को। तो भारत ने उसके एक्रेडिशन का भी एक रिक्वेस्ट जो है वो किया हुआ था, वो शायद भारत को ना मिले। लेकिन अब जब तहव्वुर राणा आ रहा है भारत, तो उसके ज़रिए जैसा कि कई एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि भारत में जो इनकी मदद कर रहे थे उनके चेहरों पर से पर्दा तो उठेगा ही, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो हैंडलर्स थे, जो मास्टरमाइंड थे, उन पर भी एक नए सिरे से रोशनी जो है वो पड़ेगी। हालांकि ये बिल्कुल साफ सी बात है कि पाकिस्तान में कौन लोग थे जो इस अंजाम दे रहे थे और कैसे यहाँ से सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए भी जब आतंकी हमले को अंजाम दिया जा रहा था, पाकिस्तान से हैंडलर्स उनको जो है वो एक दिशा निर्देश जो है वो दे रहे थे। तो ये तमाम बातें हैं। अब जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी, जो आपने सवाल पूछा कि जब ये आएगा, ये अपने राज खोलेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक और मौका मिलेगा ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का जो असली रूप आतंकवाद को पोषित करने का है वो किस तरीके का है और कैसे वो सालों साल से इसको अंजाम देता रहा और कैसे सपोर्ट देता रहा है। तो इस लिहाज से राणा का जो यहाँ आना है वो काफ़ी अहमियत रखता है। और एक आखिरी बात ये भी कि क्योंकि हमने देखा था अबू सलेम को जब लाया गया था तो पुर्तगाल को ये भरोसा दिया गया था कि मृत्यु की सज़ा नहीं दी जाएगी, 25 साल से ज़्यादा की आजीवन कारावास की सज़ा भी नहीं दी जाएगी, जो कि 2030 में पूरा होता है। लेकिन इस मामले में क्योंकि अमेरिका में खुद मृत्युदंड है, तो ऐसा कोई भरोसा जो है वो नहीं दिया गया अमेरिका को कि इसको कठोर सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इसको सज़ा की बात तो बाद में आएगी, पहले इससे क्या राज निकल कर सामने आते हैं इस पर निगाह रहेगी। बिल्कुल, और उसका इंतजार हम सबको रहेगा कि किस तरह से एक एक करके इससे राज उगलवाए जाते हैं। तो मुंबई हमले के जो पीड़ित हैं, किस तरह से उन्होंने इसे एक बड़ी जीत बताया है, वो भी यहाँ पर आपको सुनवाते हैं।
तहूर राणा को फाइनली भारत लेकर आ रहे हैं, इस बात की बहुत बड़ी मुझे खुशी है। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी जीत हो रही है हमारी। अब शुरुआत हो रही है कि आतंकवाद की खत्म हो, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी है और मैं यही चाहती हूँ कि तहूर राणा को लाने के बाद जल्द से जल्द उसे एक इन्फॉर्मेशन मिला जाए और तहूर राणा को फांसी की सजा हो। तहूर राणा को इंडिया में ला रहे हैं, भारत में ला रहे हैं, हिंदुस्तान में ला रहे हैं, उसको लाके सजा नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। देखो, मैं सबसे पहले अमेरिका सरकार को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ट्रम्प जी का, जो इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया भेज रहा है। और इंडिया का काम ये होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक पे इसको कानून बनाए, थोड़ा सा आतंकवादी लोगों के लिए, टेररिस्ट लोगों के लिए थोड़ा अलग से कानून बनाया जाए। मेरे को उस दिन खुशी होगी जिस दिन उसको फांसी दिया जाएगा। उस दिन सभी को, जितने लोग ब्रिटिश स्टेशन में मरे हैं, उनके परिवार को शांति मिलेंगे। तो वो परिवार जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उनके लिए एक बड़ी राहत है तहव्वुर राणा की भारत उसे वहाँ पर लाया जाना। इस मामले पर एक और बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है, उनका बयान यहाँ पर सामने आया। नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और अमित शाह के मार्गदर्शन में देश से आतंकवाद का सफाया जो है वो होने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई देशद्रोही बचने वाला नहीं है। तो यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान आपको सुनवाते हैं। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। मेजर जनरल संजय मैस्टन साहब, अगर यहाँ पर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया रही है, ये बहुत आसान नहीं रही है और यहाँ पर हमारी एजेंसियाँ जो हैं उनकी तारीफ करनी होगी कि किस तरह से इस मामले को लेकर लगातार वो एक के बाद एक सबूत पेश करती रही और उसके बाद इतनी बड़ी सफलता जो है वो हमारे हाथ लगी है। बिल्कुल अदिति, ये तो बहुत ही मेहनत की है। मेरे ख्याल ये 2008 के बाद से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी और 2009 से काफ़ी एफर्ट डाली गई थी। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा पिछले 4-5 साल में तो बहुत ही इम्पेटस दिया है भारत सरकार द्वारा। देखिए, किसी भी चीज़ को फॉलो अप करना, जब टॉप लीडरशिप से जब हुक्म आते हैं, कड़े हुक्म आते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ यूएस को भी बताया जाता है कि हम बड़े फर्म हैं, तो इससे एक इम्पेटस मिलता है। तो ये कोई शक नहीं है कि ये जो एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये काम किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक अच्छी बात है। अदिति, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, अभी ये 2008 का जो ये 26/11 अटैक है, इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। मेरे ख्याल अभी एनआईए को सारे तार जोड़ने चाहिए। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तहव्वुर राणा उसमें शामिल था, लेकिन इन सब का कोई कनेक्शन निकलेगा ये अटैक्स का। 2001 में, 2005 में दिल्ली ब्लास्ट हुए थे, 2006 में मुंबई ब्लास्ट हुए थे, 2007 में हैदराबाद में हुए थे, 2008 में तो कई ब्लास्ट हुए थे, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलोर, और उसके बाद ये 26/11 और 2009 में फिर ये जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था। कहने का मतलब है ये सारे जो जितने भी ये ब्लास्ट हुए हैं, ये अटैक्स हुए हैं भारत में, ये टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, इन सबको जोड़ना बहुत जरूरी है। तो एनआईए को ये सारे केसेस खोल के और इनको भी चेक करना पड़ेगा। आप देखिएगा कहीं ना कहीं लिंक होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इंडियन सपोर्ट सबसे जरूरी है वो फाइंड आउट करना। ये हर अटैक में कोई इंडियन सपोर्ट या इंडियन सिंपैथाइजर्स थे, बिना उनके कुछ ये हो ही नहीं सकता था। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, ये डेविड हेडली या ये तहव्वुर राणा ये इंडिया आए हैं, वीजा किसने दिया? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि ये जब ये आ रहे थे तो ये कहाँ रहते थे, इनको कितना सपोर्ट दिया? तो जितने भी अटैक्स हुए हैं, चाहे 20 से ये मुंबई ब्लास्ट हुए 2006 में, या हैदराबाद ब्लास्ट हुए 2007 में, दिल्ली ब्लास्ट हुए, सब की कड़ी जानना जरूरी है। क्योंकि आप देखिएगा इंडियन सिंपैथाइजर्स, वो जो होम ग्रोन टेररिज्म है, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उन्होंने सपोर्ट दिया है, उसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ देश में
एक लोग डरने लगेंगे कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान तो करता रहेगा, वो तो उसका तो इरादा है कि भारत को डिस्टेबलाइज करना। हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। हमें अपना एक इंटरनल क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है। ये सब चेक करना पड़ेगा, ये सपोर्टर्स कौन है, क्यों करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों इनको ये ज्यादा, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में बैठे कौन लोग थे जो उन्हें दाखिल होने में मदद कर रहे थे, वहां पर कौन उनके हैंडलर्स थे जो उन्हें लगातार खबरें पहुंचा रहे थे या उनको लगातार रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल करा रहे थे। उमा, यहाँ पर अगर हम अब भारत और पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो लगातार कम से कम 26/11 की अगर हम खासकर उसी मुद्दे की बात करें तो भारत बहुत अग्रेसिव होके और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस मामले में लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसे डिनाई करता रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान शामिल था। तो ये बात आगे किस तरह से भारत और आगे बढ़ाएगा? जी देखिए, जब मुंबई अटैक हुआ उस समय कंपोजिट डायलॉग भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। वो बातचीत तो पटरी से हट गई, जो आज तक नहीं दोबारा शुरू हुई है। और धीरे धीरे, क्योंकि एक तो बात है कि 2008 के हमले के बाद जो एक माहौल बना था और जिस तरह से दुनिया के देश भारत के साथ थे, और एक एक्सपर्ट ये बात बोल रहे थे कि उस समय भारत को कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कोई सैन्य कार्रवाई का विकल्प उस समय नहीं था, उस समय की स्थिति के मुताबिक। लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत ने इसको बहुत ज़्यादा पुश किया था। और जो हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक के बाद एक 14 डॉजियर तक तो हमने गिने थे, उसके बाद भी शायद 21 या 22 डॉजियर जो है वो दिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने किसी सबूत को नहीं माना। तो एक पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश जो है वो भारत ने शुरू की थी डिप्लोमेटिकली, और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को आतंकवाद के खिलाफ उसने रखने शुरू किए थे, और भारत को उसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली थी। अब का जो माहौल है वो ये है कि भारत एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी लेकर चल रहा है, और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की ज़मीन पर जाकर भी कुछ हमले जो हैं वो पीछे किए गए। और एक जो है भारत ने अपनी तरफ से एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की कि अगर अब कोई ऐसा बड़ा अटैक हुआ तो हम भी जो है वो एक मिलिटरीली जो एक ऑप्शन है वो लेने को मजबूर हो सकते हैं। तो वो बात तो अपनी तरफ, लेकिन जो बड़ा मामला है वो ये है कि अब जबकि राना आ रहा है और इसके ज़रिए जो बातें सामने आएंगी उसको लेकर फिर से भारत जो है अपना एक डिप्लोमेटिक एफर्ट तेज़ कर सकता है कि कैसे पाकिस्तान वित्त पोषित करता रहा है आतंकवाद को। टेरर फंडिंग को लेकर कई सारे मामले जो पाकिस्तान पे रहे हैं वो IFTA के ग्रे लिस्ट में भी रहा है, अभी हाल में उसको उस लिस्ट से निकाला गया है। लेकिन जो एक आर्थिक तंगी के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है उसके बावजूद भी वो उन हरकतों से बाज नहीं आ रहा जिसके तहत वो आतंकी संगठनों को पोषित करता है, और खासतौर पे जो भारत के खिलाफ आतंकवाद करते हैं और खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है जब वहाँ पे धमाका हो जाता है। तो एक उदाहरण है लंबे कूटनीतिक प्रयासों का कि राना को वापस लाया जा रहा है, और इसके बाद नज़र इस बात पे रहेगी कि डिप्लोमेटिकली कैसे इस मामले को और ज़्यादा पुश किया जाए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की ज़मीन पर अभी भी जो आतंकवादी बैठे हैं पाकिस्तान ने उनमें से किसी को सज़ा नहीं दी है, कठोर सज़ा तो बिल्कुल नहीं दी है। बिल्कुल। यहाँ पर योगेश गुप्ता साहब भी बने हुए हैं। गुप्ता साहब, यहाँ पर जिस तरह से उमाशंकर कह रहे हैं कि जो कूटनीतिक हमारी पूरी रणनीति यहाँ पर रही है, आगे भी इस तरह के अपराधियों को लाने में और आसानी होगी, खासकर तहव्वुर राणा के केस के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। इस एक्सट्रैडिशन के बाद से जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हो रहा है, और इससे जो है और केसेस में भी होपफुली मदद मिलेगी। लेकिन इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि किस मुल्क में उस वक्त जो है कौन सी सरकार है और उस सरकार का क्या रुख है एक्सट्रैडिशन की तरफ, और ख़ास तौर से जो इंडिया पाकिस्तान इश्यूज हैं और टेररिज्म का जो मामला है उसके बारे में उनका क्या रुख है। जैसे इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप जो है बिल्कुल क्लियरली जो है वो सबके अगेंस्ट है, वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें सफलता थोड़ा और जल्दी मिल गई। तो ये सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता साहब और मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, आप दोनों हमसे जुड़े और ज़रूरी जानकारियां ये हमारे साथ साझा की हैं। अब हम देखते हैं कि 26/11 हमले पर NIA की चार्जशीट जो है उसमें कौन कौन से वो नाम हैं। तो ये जो नाम है आपको दिखाते हैं NIA की चार्जशीट में। आरोपी नंबर 1 है डेविड कोलमैन हेडली, जो कि अमेरिका का निवासी है। आरोपी नंबर 2 की बात की जाए तो तहव्वुर राणा कनाडा का निवासी है, जो अब भारत लाया जा रहा है, कुछ ही देर में वो भारत की सरजमीन पे होगा। आरोपी नंबर 3 हाफिज सईद, जो पाकिस्तान का निवासी है। आरोपी नंबर 4 ज़कीउर रहमान लखवी। ये सब वो नाम हैं जो उस वक्त फिर से सामने आए थे, और हम जानते हैं कि NIA की चार्जशीट में ये तमाम नाम है। ज़कीउर रहमान लखवी जो है पाकिस्तान का निवासी है। आरोपी नंबर 5 साजिद मीर, पाकिस्तान का रहने वाला। आरोपी नंबर 6 अब्दुल रहमान हाशिम सईद, जो पाकिस्तान का निवासी है। आरोपी नंबर 7 मेजर इकबाल,
जो पाकिस्तान का निवासी है। ये लिस्ट आपको खुद बता रही है कि कितने ज़्यादा नाम इसमें पाकिस्तान के हैं। आरोपी नंबर 8 मेजर समीर अली, जो पाकिस्तान का निवासी है। आरोपी नंबर 9 इलियास कश्मीरी, ये भी पाकिस्तान का निवासी है।